In the name of Allah who is great and most merciful. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today is a third lesson about present indefinite tense. इस वीडियो में इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करेंगे और उसको आज सीखेंगे। तो इंशाल्लाह गौर से सुनेंगे और पूरा प्रेजेंट टेंस के बारे में जितनी भी बातें हैं वो इस एक वीडियो में और इस एक बोर्ड में हमने जमा किए हैं। तो इंशाल्लाह हम तफसील के साथ हर एक चीज़ को वाज़ेह करके सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि बिल्कुल आसान भी है लेकिन बातें उसमें काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि थोड़ा उसमें डिफ़िकल्टी सामने आते हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हर एक बात को हम वाज़ेह करें और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बिल्कुल आसान तरीके से इंशाल्लाह सीख जाए और समझ जाए। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कहते हैं हाल मौजूदा ज़माने को, इंडेफिनिट कहते हैं किसी केस से खाली यानी कि मौजूदा ज़माने में बात हो रही है, इसके साथ कोई दूसरा ज़माना मिला हुआ नहीं है, कोई यानी कंटिन्यूस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो इसको कहते हैं इंडेफिनिट। किसी केस से खाली और मतलब कहते हैं इसको। टेंस आप जानते हैं कि टेंस को ज़माने को कहते हैं। उर्दू में इसके हम दो तीन मानी कर सकते हैं, ज़माने हाल, फ़ेल हाल मुतलक और मौजूदा ज़माना हम इसको कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स। डिस्क्राइब का माना है बयान करना, वाज़ेह करना। हैबिट्स कहते हैं आदत को, यानी ये टेंस हमारी आदत को बयान करते हैं। हम जब हमारी जितनी भी आदतें हैं, हम जो काम करते हैं, तो हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए से अपनी आदत को बयान कर सकते हैं। नंबर 2, रिपीटेड एक्शंस। इसी तरह जो काम हम बार बार करते हैं या जो भी लोग करते हैं और जो काम बार बार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए से हम उस रिपीटेड एक्शंस को ज़ाहिर कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं आफाकी सच। आफाकी सच मतलब वो सच बातें जो कि पूरे साइंसदानों और पूरी दुनिया ने मानी हुए हो। जैसे एक मिसाल है कि ज़मीन गोल है, ठीक है, या ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमता है, तो साइंसदानों ने कहा और लोगों ने मान लिया है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं ज़मीन नीचे है, तो ये कोई इसमें झूठ बिल्कुल हो नहीं सकता। आसमान ऊपर है, तो इसमें ये आफाकी सच है और इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता। तो ऐसी बातें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए कह सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। डेली रूटीन। डेली रूटीन हम डेली जो काम करते हैं, रोज़ाना के काम हमारे, तो हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए से उसको भी बयान कर सकते हैं। ये हुए डिफिनीशन। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड डेली रूटीन एक्सेट्रा। अब इस टेंस की उर्दू पहचान ये है, उर्दू पहचान कि इस टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं। आता है क्या मतलब, यानी जैसे आप इधर देख रहे हैं, वो स्कूल जाता है तो ता है, ठीक है, वो खाना पकाती है तो ती है, वो कहाँ जाते हैं तो ते है। ये इसकी उर्दू पहचान है कि उर्दू जुमले में ये अल्फाज आ जाए तो समझ जाते हैं हम कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं और ये मौजूदा ज़माने में बात हो रही है। तो फ़र्ज़ करें अगर हमारे सामने कोई उर्दू के इस तरह के सेंटेंस आ जाए और हमें कोई कहे कि इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में इसको लिखें, तो हम परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि इसको देखकर, इन पहचान को देखकर हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान को कहते हैं। जैसे ये उर्दू पहचान है तो इसकी इंग्लिश पहचान ये है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ये बात आप गौर से सुन लें, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की पहचान होती है। तो ये इस टेंस की पहचान है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें ये यूज़ होता है और ये इस टेंस की पहचान है। क्या मतलब, इसकी पहचान है तो ये किसी दूसरे टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। इसके साथ ये बात याद रखनी है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब आते हैं इसके फार्मूलाज की तरफ। एफर्मेटिव, मुस्बत, पॉजिटिव सेंटेंसेस को कहते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं कि इधर इस सेंटेंस में, इस फार्मूले में, यानी एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, बल्कि ये दूसरे से शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेगेटिव फार्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस और डजंट। अब मैं इसको बाद में वाज़ेह करता हूँ कि डोंट कहाँ लगेगा और डजंट कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, मैं इस पर दोबारा बात करता हूँ, जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है। और फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अब इसके बाद है इंट्रोगेटिव, यानी इसको कहते हैं तस्दीकिया जुमला। इस तस्दीकिया और इस जुमले में फ़र्क ये है सवालिया, ये है तस्दीकिया। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें हम जो बात करते हैं तो इस बात के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम बात कर देते हैं, सामने वाले से सिर्फ ये पूछते हैं कि आप तस्दीक करें हाँ या ना में जवाब दे, बाकी इसका कोई तफसील में जवाब नहीं होता। जो इंट्रोगेटिव है उसमें हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, बल्कि हम उस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई ये बात क्या है, ये वाक़या कैसा है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है, ये हमें पता होता है, सिर्फ तस्दीक चाहते हैं हम, हाँ या ना में जवाब होता है। इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता, इसको सवालिया इंट्रोगेटिव कहते हैं। हम मालूमात लेना चाहते हैं तो इसका मतलब इसका जवाब सिर्फ हाँ ना में नहीं हो सकता, बल्कि इसके बाद जवाब जो है वो तफसीली होगा और उसके जवाब में तफसील बताना पड़ेगा। WH फैमिली में इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि WH फैमिली का मतलब है कि हमारे इंग्लिश में जो सवालिया अल्फाज है जिसके ज़रिए से हम सवाल करते हैं, तकरीबन 10-12 अल्फाज है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुम। तो वो जितने भी अल्फाज हैं जो कुछ W से शुरू होते हैं और कुछ ऐसे हैं कि H से शुरू होते हैं। W के बारे में मैंने बता दिया, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन वगैरह। H जैसे हाउ, हाय, हाउ, हु, तो जो S से शुरू होते हैं इनको सब मिलाकर WH फैमिली कहते हैं। तो WH फैमिली स्टार्टिंग में प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फार्मूलाज हो गए, इस पे अब जो मैंने सेंटेंस बनाए इसको मैं वाज़ेह करता हूँ। इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हम इस वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसमें हम कभी एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब में, लेकिन ये बात याद रखें कि हर वक्त नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट को देखते हैं तो उस वक्त हम इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा करें। ये आ जाए ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। अगर हमारा सब्जेक्ट ये वाला ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो फिर हम वर्ब में एस, ई एस या आई एस का इजाफा करेंगे। और अगर सब्जेक्ट ये हो आई, यू, वी, दे प्लूरल नेम हो तो फिर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट अगर हमारा ये आ जाए तो फिर हम वर्ब में किसी चीज़ का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि अगर सब्जेक्ट ये हो तब हम वर्ब में इजाफा करेंगे, यानी इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। फिर बात ये है कि तीन चीज़ें हैं, एस, ई एस और आई ई एस। तो वर्ब में हम एस का इजाफा कब करेंगे, आई ई एस का इजाफा कब करेंगे और ई एस का इजाफा कब करेंगे, तो वो आप इधर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब में, तो कैसे करेंगे? तो बात यह है कि जब ये वर्ब हमारा ऐसा आ जाए, जैसे आप वॉश देख रहे हैं, वॉच देख रहे हैं और गो, अगर हमारा ये वर्ब ऐसा हो जिसके आखिर में एस एच हो, सी एच हो, ओ हो और दो तीन अल्फाज और भी है, जैसे कि आखिर में एक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो मैंने सारे एग्जाम्पल लिखे नहीं है, लेकिन ये एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, अगर ये अल्फाज किसी वर्ब के आखिर में आ जाए तो उस वर्ब के आखिर में हम ई एस का इजाफा करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो उस वक़्त इस वर्ब में हम ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वॉश के आखिर में एस एच आया हुआ है तो उसको ई एस का इजाफा आखिर में करेंगे, वॉशेस बन जाएगा। इसी तरह वॉच है तो वॉच के आखिर में सी एच आया हुआ है, इसके आखिर में हम ई एस का इजाफा करेंगे और वॉचेस बन जाएगा। इसी तरह गो के आखिर में आप देख रहे हैं कि ओ आया हुआ है, तो फिर हम इसमें भी ई एस का इजाफा करेंगे। और ये इजाफा हम कब करेंगे? सब्जेक्ट अगर हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो। अगर आई, यू, वी, दे प्लूरल नेम हो तो फिर वर्ब में हम इजाफा नहीं करते। ये हो गई ई एस की बात, ठीक है। अब आते आई ई एस की तरफ। आई ई एस का इजाफा हम कौन से वर्ब में करेंगे? तो अगर हमारे पास कोई वर्ब ऐसा आ जाए जिसके आखिर में वाई हो, जैसे आप देख रहे हैं वाई, तो फिर डायरेक्ट हम आई एस नहीं लगाएंगे, बल्कि वाई तो आ गया। एक शर्त उसके लिए ये है कि किसी वर्ब के आखिर में वाई आया होगा, फिर उस वाई से पहले हम देखेंगे कि उस वाई से पहले कौन सा वर्ड है। ये लेटर, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर, इस हर्फ को हम देखेंगे कि वो क्या है, आया वो वावल में से है या कॉन्सोनेंट में से है। वावल आप जानते हैं हुरूफ इल्लत जिसको उर्दू में कहते हैं 5 वर्ड, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स जो है उसको वावल्स कहते हैं।
اردو میں اس کو حروف علت کہتے ہیں. اگر اس وائی سے پہلے کوئی واول آیا ہو، اے آیا ہو یا او، اے ای آئی او یو، ان میں سے اگر کوئی پہلا ہو اس وائی سے پہلے، تو پھر ہم اس وائی کے بعد ایس لگائیں گے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی سے پہلے نہ اے ہے، نہ ای ہے، نہ آئی ہے، نہ او ہے، نہ یو ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو الفاظ رہتے ہیں اس کو کانسوننٹ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وائی سے پہلے کوئی کانسوننٹ آیا ہوا ہے. تو جب ایسی صورتحال ہو کہ وائی سے پہلے کانسوننٹ ہو تو پھر ہم آئی ای ایس لگائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ٹرائی میں آپ دیکھ رہے ہیں وائی آیا ہوا ہے، یہ شرط پورا ہے، لیکن وائی سے پہلے کانسوننٹ ہے آر، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر وائی کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ آئی ای ایس لگیں گے، اس کو اپنی جگہ پہ چھوڑیں گے، وائی کو ہٹا کر آئی ای ایس کا اضافہ کریں گے تو ٹرائی سے ٹرائز بن جائے گا. اسی طرح دوسرے ورب میں وائی آیا ہوا ہے، اس وائی سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی واول تو نہیں ہے. اگر واول آ جائے تو پھر ایس لگائیں گے، لیکن واول نہیں ہے بلکہ کانسوننٹ ہے. جب کانسوننٹ ہے تو پھر ہم وائی کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ آئی ای ایس لگائیں گے تو فلائی سے فلائز بن جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہی ورب اگر ایسا ہو کہ اس کے آخر میں وائی ہو، جیسے آپ جوائے اور بائی میں آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں وائی تو آیا ہوا ہے، یہ شرط تو اس میں پایا جا رہا ہے، لیکن اس وائی سے پہلے دیکھیں گے کہ اس وائی سے پہلے کانسوننٹ ہے یا واول ہے. واول میں نے آپ کو بتا دیا اے ای آئی او یو 5 لیٹرز ہیں، تو وائی سے پہلے واول آیا ہوا ہے. تو جب واول آیا ہوا ہے تو اب اس وقت ہم وائی کو ہٹائیں گے نہیں، بلکہ جب اسی صورتحال ہو کہ وائی آیا ہو، وائی سے پہلے کوئی واول ہو، تو پھر ہم بس کچھ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ اس کے بعد ہم ایس لگائیں گے. جیسے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ایس کا اضافہ کر کے وہ ایس لگا دیا. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائے کے لفظ میں یہ وائی آیا ہوا ہے اور وائی سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کانسوننٹ نہیں ہے بلکہ واول ہے. تو جب واول آیا ہوا ہے تو پھر ہم وائی کو اپنی جگہ پہ چھوڑ کے اور ایس کا اضافہ کریں گے. لیکن یہ ساری باتیں ہم کب کریں گے؟ میں نے بتا دیا ورب میں اب اضافات یہ تینوں ای ایس کا، آئی ای ایس کا اور ایس کا اضافہ ہم تب کریں گے جب ہمارا سبجیکٹ ہی ہو یا شی یا اٹ یا سنگولر نیم ہو. ٹھیک ہے، اگر ہمارا یہ سبجیکٹ آئی یو وی دے یا پلورل نیم ہو تو پھر ورب جیسا ہو اسی طرح رکھیں گے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایگزامپل میں، مزید یہ بات واضح ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں اردو میں پہلے بتاؤں وہ اسکول جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہی گوز ٹو اسکول. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورب ہے گو. ٹھیک ہے، اور اس کی سبجیکٹ کو اگر ہم دیکھیں جس اس فارمولے کے مطابق، وہ سبجیکٹ ہمارا یہ آیا ہوا ہے ہی، شی، اٹ، سنگولر نیم میں سے پہلا آیا ہوا ہے ہی، تو پھر یہ ورب ہے گو. ٹھیک ہے، اب اس رولز کے مطابق ہم اس میں ایس لگائیں گے یا آئی ای ایس لگائیں گے یا ای ایس لگائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گو کے آخر میں او آیا ہوا ہے، جو کہ ادھر میں نے مینشن کیا کہ اگر وہ کسی ورب کے آخر میں ایس ایچ ہو، سی ایچ ہو، او ہو، ایکس ہو یا زیڈ ہو تو پھر ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے. تو میں نے یہاں گو میں ای ایس کا اضافہ کیا ہوا ہے، تو گو سے وہ گوز بن گیا، ہی گوز. اور کیوں کیا؟ کیونکہ سبجیکٹ ہمارا ان میں سے ہے. ٹھیک ہے، ہی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس سینٹینس کی طرف. وہ فلم نہیں دیکھتے ہیں، تو یہ آپ دیکھتے جاتا ہے، دیکھتے ہیں، پکاتی ہیں، یہ اردو شرائط بھی پائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ادھر جو بات ادھر ہم نے کی اور ادھر جو ہم نے کی وہ ساری بات اس میں پائی جا رہی ہیں. ایک اور مزید بات، اس نیگیٹو سینٹینس کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہم اس نیگیٹو سینٹینس میں ڈونٹ کب لگائیں گے اور ڈزنٹ کب لگائیں گے. تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہم یہاں ایس، ای ایس اور آئی ایس کا اضافہ جن سبجیکٹس کے لیے کرتے ہیں، یعنی ان سبجیکٹس کے لیے ہم ان میں وہ ایس، ای ایس وغیرہ کا اضافہ کرتے ہیں اور ان کے لیے نہیں کرتے. تو اب کچھ اسی طرح ہی ہم ڈونٹ اور ڈزنٹ کا فیصلہ لگانے کے لیے ہم کب کریں گے؟ سبجیکٹ کو دیکھ کر. اگر ہمارا سبجیکٹ یہ ہو آئی یو وی دے یا پلورل نیم ہو، اگر ہمارا سبجیکٹ اس نیگیٹو سینٹینس میں یہ ہو تو پھر ہم ڈونٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارا سبجیکٹ یہ والا ہو ہی، شی، اٹ یا سنگولر نیم ہو تو پھر ہم ڈونٹ نہیں لگائیں گے بلکہ ڈزنٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے، سبجیکٹ جب ہمارا ہی، شی، اٹ ہو تو ڈزنٹ لگائیں گے،
और अगर सब्जेक्ट हमारा आई यू वी दे प्लूरल नेम हो तो फिर हम डोंट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब डोंट लगाएंगे जहाँ पे, तो फिर वहाँ वर्ब में कोई मसला तो पहले से नहीं है। जैसे हमने कहा था कि आई यू वी दे के लिए वर्ब में हम इजाफा नहीं करते, तो जब उन्हीं सब्जेक्ट के साथ डोंट आ जाए तो फिर हमारा वर्ब के साथ भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह हमने ही शी इट सिंगुलर नेम के लिए वर्ब में इजाफा किया था, फिर नेगेटिव सेंटेंस में अगर वही सब्जेक्ट, ये वाले सब्जेक्ट्स हमारे आ जाएं तो उसके लिए तो हम नेगेटिव सेंटेंस में डजंट लगाएंगे, और वर्ब में जो हम इस पॉजिटिव सेंटेंस में एस ई एस और आई ई एस का इजाफा किया था, फिर वो इजाफात हम ख़त्म करेंगे। जिस तरह वर्ब हो वर्ब उसी तरह लगेगा, और क्योंकि उसकी जगह पे डजंट लग गया, ठीक है, तो वर्ब में किसी चीज़ का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब जैसा हो। अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस में कोई एस लगाया था, ई एस लगाया था या आई एस लगाया था, उसको हम रिमूव करेंगे, वर्ब को अपनी हालत पे छोड़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि उसकी जगह पे डजंट लगेगा, ठीक है। अब आते हैं, वो फिल्म नहीं देखते, तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा आया हुआ है इनमें से, तो लिहाजा हम डोंट लगाएंगे, दे डोंट वॉच मूवी, ठीक है, वो फिल्म नहीं देखते। अब आते हैं इस सेंटेंस की तरफ, कन्फर्मेटिव। क्या वो खाना पकाती है, क्या वो लड़की खाना पकाती है? तो अब देख रहे हैं कि जिस तरह हम इनमें ये ख्याल करेंगे कि सब्जेक्ट को देखकर हम उसी तरह वर्ब लाते हैं, उसी तरह इजाफात करते हैं, उसमें एडिंग्स करते हैं। अब यहाँ भी ये ख्याल करना पड़ेगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से हो, ही शी इट सिंगुलर नेम हो, जिसके लिए हमने डजंट लगाया था नेगेटिव सेंटेंस में, तो कुछ इसी तरह ही जब हमारा सब्जेक्ट ये आ जाए तो कन्फर्मेटिव सेंटेंस में हम उसके लिए या यहाँ डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, ये फैसला हम सब्जेक्ट पे करेंगे। सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर हमारा इनमें से हो तो फिर उसके लिए हम डज लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा ये सब्जेक्ट इनमें से हो, जैसे आई यू वी दे प्लूरल नेम के नेम हो, तो फिर हम डज नहीं लगाएं बल्कि डू लगाएंगे, ठीक है। क्या वो खाना पकाती है, तो सब्जेक्ट हमारा शी है, ठीक है, इनमें से आया हुआ है, तो लिहाजा हम उसके लिए डज लगाएंगे। क्या वो खाना पकाती है, डज शी कुक द फूड, ठीक है, ये हो गया। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम सब्जेक्ट को देखकर डू डज का फैसला करते हैं कि हम इन दोनों में से क्या लगाएंगे, ठीक है। इधर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नेम आया हुआ है, प्लूरल प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक है, दे आया हुआ है, तो इसको देखकर हम पे डज लगाएंगे या डू लगाएंगे, ये तो बस इनमें से कोई लफ्ज़ हम लगाएंगे उस अपने सेंटेंस के मुताबिक, उर्दू लफ्ज़ के मुताबिक। लेकिन मसला सिर्फ डू और डज का है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दे हमारा इनमें से नहीं है कि जिसके लिए हम डज लगाते हैं, बल्कि इनमें से हैं, आप देख रहे हैं। तो जब इनमें से है तो इसके लिए हम डू लगाएंगे। वेयर डू दे गो, वो कहाँ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हर एक चीज़ को मैंने वाज़ेह कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया गया होगा। तो उम्मीद